नमस्कार, मैं उमाकांत सोनी आकार लॉ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मानव अधिकार आयोग के गठन के संबंध में चर्चा करेंगे। मानव अधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया, किस सेक्शन में किया गया है, मानव अधिकार आयोग में कितने सदस्य होंगे, अध्यक्ष सहित कितने सदस्य, अध्यक्ष रहित कितने सदस्य, साथ ही साथ उनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, अध्यक्षों की नियुक्ति और सदस्यों की नियुक्ति करने में किसकी सिफारिश ली जाएगी, उनका कार्यकाल क्या होगा, उनकी शक्तियां क्या होगी, इन्हीं कई क्वेश्चनों को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत किया गया। किस धारा के अंतर्गत? पहला क्वेश्चन बनता है सेक्शन 3। तो सेक्शन 3 के अंतर्गत इसका गठन किया गया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन इस अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत और भारत सरकार या केंद्र सरकार द्वारा इसका गठन किया जाता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राज्य मानव अधिकार आयोग, दोनों मानव अधिकार आयोग का गठन इस अधिनियम के तहत किया गया। इसके पहले की क्लासों में हमने पढ़ा था कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 बनाने का आखिर क्या उद्देश्य था। तो हमने उसमें 3 गठन आप लोगों से डिस्कस किया था: राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग और तीसरा मानव अधिकार न्यायालय। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्य स्तर पर राज्य मानव अधिकार आयोग और जिला स्तर पर मानव अधिकार न्यायालय। उसी कड़ी में हम आज पहला राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पढ़ रहे हैं। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा सेक्शन 3 के अंतर्गत किया जाता है। इसकी संरचना क्या है, किससे मिलकर के बनेंगे? तो इसकी संरचना है, एक अध्यक्ष होगा, एक अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन होगा? अभी इसमें संशोधन किया गया। इसके पहले केवल सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश ही राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष होता था, परंतु वर्तमान में अभी संशोधन करके प्रावधान किया गया कि अब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष होने के लिए सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड चीफ जस्टिस या कोई भी न्यायाधीश हो सकता है, अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या कोई भी जस्टिस जो रिटायर्ड हो, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जस्टिस। तो पुराने पेपरों में आपको पहले आंसर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लगाना होता था, लेकिन इस बार के पेपर में या अब पेपरों में आपका आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस या कोई भी रिटायर्ड जस्टिस अध्यक्ष होगा। दूसरा आता है सदस्य। तो इसके सदस्य कितने? तो इसके एक सदस्य जो सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान या रिटायर्ड न्यायाधीश हो। वर्तमान में जो न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट का, वह या रिटायर्ड कोई न्यायाधीश, एक सदस्य। दूसरा सदस्य जो हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश हो या रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी मेंबर रखा जाएगा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में एक हाई कोर्ट का वर्तमान या रिटायर्ड चीफ जस्टिस सदस्य होगा। उसके बाद 3 सदस्य ऐसे होंगे जिन्हें मानव अधिकार के बारे में विशेष ज्ञान या अनुभव हो। कितना अनुभव हो यह नहीं लिखा है, लेकिन विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले 3 मेंबरों को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में सदस्य के रूप में रखा जाएगा, जिनमें एक महिला होगी। तो एक क्वेश्चन आपका राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की संरचना से आता है कि अध्यक्ष सहित कितने सदस्य? तो अध्यक्ष सहित सदस्य होंगे 3, 2, 5 और 1, 6, अर्थात 5 सदस्य और एक अध्यक्ष, तो 6 हो गए। और अध्यक्ष रहित पूछा जाए तो आपका आंसर होगा कि इसके अंदर संरचना में अध्यक्ष रहित सदस्य होंगे केवल 5। ठीक, टोटल कितने मेंबर हो सकते हैं ये हम अभी इसमें नहीं पढ़ रहे। हमने केवल राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की संरचना के संबंध में पढ़ा है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो गठन होता है
उसमें कितने सदस्य होंगे? तो टोटल सदस्यों की संख्या 1 अध्यक्ष और 5 सदस्य। उनकी योग्यता भी हमने इसके साथ डिस्कस कर लिया। अब आता है इनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करेगा कैसे? तो इसके लिए एक होती है सिफारिश समिति। तो सिफारिश समिति की अनुशंसा पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन आता है सिफारिश समिति किससे मिलकर के बनेगी? तो सिफारिश समिति के अध्यक्ष जो होंगे, सिफारिश समिति जो सिफारिश करेगी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए, उनका अध्यक्ष प्रधानमंत्री और सदस्य होंगे लोकसभा के अध्यक्ष और विपक्ष के नेता, विपक्ष का नेता। साथ ही साथ राज्यसभा का उपसभापति और विपक्ष का नेता, और एक सदस्य होगा केंद्रीय गृह मंत्री, सेंट्रल का केंद्रीय गृह मंत्री जो कहलाएगा। अर्थात सिफारिश समिति में अध्यक्ष प्रधानमंत्री, सदस्य होंगे गृह मंत्री संघ के या केंद्र सरकार के गृह मंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा विपक्ष का नेता, राज्यसभा का उपसभापति और विपक्ष का नेता। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है, प्रारंभिक परीक्षा में चाहे वह एमपीपीएससी का क्वेश्चन हो और चाहे वह एमपीएडीपीओ का क्वेश्चन हो, दोनों ही प्रश्नों में आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन इसमें बनता है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सिफारिश समिति में कौन नहीं होता है। तो सिफारिश समिति में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं होता। अब चूंकि उपराष्ट्रपति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति, एक्स ऑफिसो चेयरपर्सन होता है राज्यसभा का। तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि राज्यसभा का सभापति सिफारिश समिति में है कि उपसभापति। तो मैंने आपको अलग से बना भी दिया है, राज्यसभा का उपसभापति, अर्थात राज्यसभा का सभापति इसमें नहीं होता। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही सिफारिश समिति में नहीं होते। हां, राष्ट्रपति नियुक्ति जरूर करता है सिफारिश समिति की अनुशंसा पर। अगला क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य उनकी पदावधि कितनी होगी? तो इसमें अभी अमेंडमेंट करके 3 साल और 70 वर्ष की आयु, अर्थात 3 वर्ष का कार्यकाल या मैक्सिमम 70 वर्ष की आयु इसके अंतर्गत दर्शित की गई है। अगला क्वेश्चन है कि अगर कोई अध्यक्ष या सदस्य राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में है या बनाया गया है तो उसको हटाने का क्या आधार होगा? तो उसके हटाने के आधार हैं मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, साबित कदाचार और असमर्थता। तो साबित कदाचार असमर्थता कैसे साबित होगी? हटाएगा राष्ट्रपति, लेकिन साबित कदाचार असमर्थता साबित होगी राष्ट्रपति के निर्देश पर जब उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच की जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के निर्देश पर जब जांच करने के उपरांत यह दर्शित कर दिया हो तो वहां पर साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाया जा सकता है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां तक के आपके बनते हैं, जैसे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन, उसमें कितने सदस्य होंगे, संरचना, नियुक्ति, कार्यकाल, हटाने का क्या आधार है? तो हटाने के मुख्य आधार साबित कदाचार और असमर्थता है। ठीक, फिर इसके बाद आता है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की क्या शक्तियां हैं। तो आयोग की क्या शक्तियां हैं? तो इसमें सेक्शन 13 के अंतर्गत राष्ट्रीय मानव अधिकार की शक्तियां बताई गई। पहला, सिविल न्यायालय की शक्तियां। सिविल न्यायालय की शक्तियों का मतलब है वह किसी को भी समन कर सकता है, बुला सकता है, अभिलेख मंगा सकता है अपने पास, ठीक, कमीशन जारी करके कोई इन्वेस्टिगेशन या जांच करवा सकता है। सिविल न्यायालय की जितनी शक्तियां हैं वो सब आयोग प्रयोग कर सकता है। दूसरा, यदि आयोग को पता चलता है कि किसी स्थान विशेष पर या किसी स्थान में मानव अधिकार के उल्लंघन संबंधी कोई सामग्री है, तो ऐसे स्थान में आयोग या राजपत्रित अधिकारी, गजेटेड ऑफिसर,
प्रवेश कर सकते हैं और प्रवेश करके वहां मानव अधिकार के उल्लंघन संबंधी प्राप्त की गई सभी संपत्तियों को जब्त या अपगृहित कर सकते हैं। तो एक इसका शक्तियां हो गई प्रवेश करने और अपगृहित। अपगृहित का मतलब जब्त से लगा सकते हैं। तो प्रवेश करने अपगृहित करने की शक्ति है मानव अधिकार के उल्लंघन संबंधित कोई भी वस्तु, कोई भी दस्तावेज, कोई भी अभिलेख। फिर मानव अधिकार आयोग की जो कार्यवाहियां होती हैं, कौन सी कार्यवाही समझी जाएंगी? जुडिशियल प्रोसीडिंग। कहने का मतलब जुडिशियल प्रोसीडिंग में अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, मिथ्या साक्ष्य देता है या मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है, गिविंग फॉल्स एविडेंस, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, अगर मिथ्या साक्ष्य देता और गढ़ता है, न्यायालय के बाहर किसी व्यक्ति ने झूठी साक्ष्य गढ़ा या दिया, तो उसके लिए दंड की मात्रा 3 साल की होती है भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 193 के अंतर्गत। परंतु अगर किसी व्यक्ति ने मिथ्या साक्ष्य दिया या गढ़ा है न्यायालय की कार्यवाही में, तो उसमें दंड की मात्रा भारतीय दंड संहिता की धारा 193 में 7 साल का कारावास है। तो इसी आधार पर हम ये मान के चलेंगे कि अगर किसी व्यक्ति ने मानव अधिकार आयोग के समक्ष की कार्यवाहियों पर झूठ बोला है, मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है, तो वहां पर उसको भी दंड की मात्रा कितनी होगी? क्योंकि मानव अधिकार आयोग के समक्ष की कार्यवाहियां न्यायिक कार्यवाही समझी जाती है, तो वहां पर भी झूठ बोलने पर 7 साल का कारावास का प्रावधान किया जाएगा। तो एक क्वेश्चन ये बनता है, मानव अधिकार आयोग की क्या शक्तियां? सिविल न्यायालय की शक्तियां, प्रवेश एवं अपगृहित करने की शक्तियां, अन्वेषण कराने की शक्तियां, न्यायिक कार्यवाही मानी जाएंगी। अर्थात अगर झूठ बोला तो दंड की मात्रा इसमें ज्यादा होगी। ठीक। फिर इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन आता है कि भाई मानव अधिकार आयोग कब कार्यवाही करता है, कब कार्यवाही नहीं करता? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो एक धारा 36 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 36 प्रावधान करती है कि मानव अधिकार के उल्लंघन संबंधी कोई भी जांच तभी की जाएगी जब वो 1 वर्ष के भीतर शिकायत किया गया। अगर 1 वर्ष के भीतर आयोग के समक्ष शिकायत की गई है तब तो आयोग उसकी जांच करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। और दूसरा, सेक्शन 36 में कहा गया कि कब जांच नहीं, आयोग द्वारा कब जांच नहीं की जाएगी? तो आयोग जांच नहीं करेगा। पहला एक आंसर होता है 1 वर्ष पश्चात की गई शिकायत पर। मानव अधिकार के उल्लंघन के 1 वर्ष पश्चात किए गए उल्लंघन की कोई जांच आयोग नहीं करेगा। और साथ में यदि अन्य आयोग के समक्ष लंबित कार्यवाही है, अगर अन्य आयोग के समक्ष लंबित कार्यवाही है तो ऐसी कार्यवाहियों की भी कोई जांच राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा नहीं की जाएगी। ठीक है। तो अन्य आयोग के समक्ष लंबित कार्यवाही यदि है, जैसे राज्य मानव अधिकार आयोग ने मान लीजिए कार्यवाही कर रहा हो, राष्ट्रीय महिला आयोग कार्यवाही कर रहा हो, तो अब ऐसी कार्यवाहियों के संबंध में यदि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में भी शिकायत की गई हो तो वह उसकी कोई जांच नहीं करेगा। एक बात और समझने की है कि अगर न्यायालय में कोई कार्यवाहियां चल रही हों, और मानव अधिकार के उल्लंघन में अपराध भी तो होते हैं, किसी को मारना, पीटना, गाली गलौज करना, ठीक है, उसके पानी पीने के जो साधन है उसको नष्ट भ्रष्ट करना, तो ये सब चीजें भी अपराध की श्रेणी में आती है। मान लीजिए उसका ऑलरेडी कोर्ट में केस चल रहा हो ऐसे मामलों का, तो क्या न्यायिक कार्यवाही में या न्यायालय में लंबित कार्यवाही में भी कोई जांच आयोग कर सकता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अगर न्यायिक कार्यवाही है या न्यायालय में ऑलरेडी कोई कार्यवाहियां अभी चल रही हों, तो ऐसी लंबित कार्यवाहियों के संबंध में आयोग द्वारा कोई भी जांच नहीं की जाएंगी जब तक कि न्यायालय ने उसकी अनुमति देना दिया हो। अर्थात हम समझने के लिए समझेंगे कि न्यायालय की अनुमति से ही न्यायालय में लंबित कार्यवाहियों की मानव अधिकार संबंधी जांच आयोग द्वारा की जाएगी, अन्यथा नहीं। ठीक। दूसरा आता है आयोग के जो खर्चे होंगे ये कैसे पूरे होंगे? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संबंध में केंद्र सरकार इन्हें अनुदान प्रदान करती है धारा 32 के अंतर्गत। सेक्शन 32 के अंतर्गत केंद्र सरकार, केंद्रीय सरकार अनुदान प्रदान करेगी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को, और राज्य मानव अधिकार के संबंध में सेक्शन 33 के अंतर्गत मानव अधिकार आयोग को अनुदान प्रदान किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है।
तो प्री या प्रारंभिक परीक्षा के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था। आज हमने मानव अधिकार आयोग के संबंध में, उनका गठन, उनकी संरचना के संबंध में प्रावधान पढ़ा। आगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।